नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और एक बड़ी खबर है। ये खबर भाजपा के भीतर एक अलार्म है। संघ और भाजपा के रिलेशंस में, रिश्तों में शायद एक नई कड़ी है। अब शिवराज सिंह चौहान मोदी के अफसरों की मीटिंग लेंगे। आपने क्या कल्पना किया कभी और ये नाम कभी आपके दिमाग में आया होगा कि शिवराज सिंह चौहान मोदी के अफसरों के, और मोदी के एक दो अफसर नहीं, सभी अफसरों की मीटिंग लेंगे शिवराज सिंह चौहान। मोदी के दफ्तर में ही मीटिंग लेंगे और मोदी की हर योजना, आज की योजना नहीं, 2014 से लेकर के और 2024 तक या इसके बाद भी जो योजनाएं शुरू होने वाली हैं, अभी पाइपलाइन में हैं, उन सब योजनाओं की समीक्षा शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसको क्या माना जाए? संघ और मोदी के रिश्तों में एक नई शुरुआत, संघ के सामने मोदी का सरेंडर, या संघ के साथ रिश्तों में जो रिश्ते बड़े खट्टे हो चले थे, कटु हो चले थे, उन रिश्तों में एक नई गर्माहट लाने की कोशिश। और क्या इन सबके साथ दो अति महत्वाकांक्षी साथियों के रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाने की कवायद, यानी उनके रास्ते रोकने की एक नई शुरुआत। नई शुरुआत क्या कहें, बिल्कुल कर ही दिया रास्ता बंद। उनमें पहला नाम अमित शाह का। अमित शाह नेक्स्ट टू मोदी, खुद को मोदी का उत्तराधिकारी मान के बैठे हैं। पार्टी, यानी पार्टी का संगठन और सरकार, दोनों अगर किसी की मुट्ठी में है तो वो अमित शाह है, मोदी भी नहीं, अमित शाह। अमित शाह के हाथ में सरकार और संगठन दोनों कैद है मुट्ठी में। और दूसरे लखनऊ में बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो दिन में रात में दिवास्वप्न कह सकते हैं उसको, जब दिन में देखते हैं, दिन में रात में बस एक ही सपना देख रहे हैं कि कब लखनऊ से दिल्ली के सफर पर निकल जाएं और जल्दी से जल्दी दिल्ली में विराजमान हो जाए। अब ये पूरी कहानी, ये भाजपा के भीतर जो हुआ है, ये निर्णय, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कंट्रोल रूम भाऊ को जोड़िए फटाफट। भाऊ, स्वागत है। ये क्या भाजपा में, ये तो अनएक्सपेक्टेड, ये तो कोई उम्मीद नहीं किया होगा कि शिवराज आएंगे, शिवराज छाएंगे। आप कई बार पहले कहते रहे हैं कि शिवराज जैसे बदले ऐसा तो बदलते किसी को नहीं देखा था, लेकिन ये क्या हो गया भाऊ, अमित शाह के भी आगे निकल गए। अब तो अमित शाह के, अभी एक और इंफॉर्मेशन, 18 तारीख को एक मीटिंग हुई, मोदी सरकार का हर सचिव आया, खड़ा हुआ सामने शिवराज सिंह चौहान के। ये क्या हो रहा है? आशीष, ये होना था। ये मैं संघ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये भाजपा के अंदरूनी नंबर 2 पोजीशन हुआ आफ्टर मोदी का जो सवाल है, उस द्वंद्व का भी समीक्षा करूंगा। लेकिन जो सबसे पहले मेरे जहन में जो बात आई है वो ये कि मोदी जी पिछले 1 साल से, करीब करीब 1 साल से मोदी जी कहीं ना कहीं भयानक प्रेशर में थे। मैं बार बार आपके कई प्रोग्राम में ये बोल चुका हूं कि भाजपा का सत्ता और संगठन अब एक ही व्यक्ति चला रहा है, जिसका नाम अमित शाह जी। तो मोदी भी अमित शाह के सामने हतप्रत होते हुए कई जगह पे दिखाई दिए। कई ऐसे वाकया है जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी वो एक्सपोज हो जाएंगे। एक जगह तो आप आई विटनेस थे, जब बीजेपी के एक कद्दावर नेता बता रहा था कि कैसा मोदी जी ने कुछ बोलने के बाद भी नहीं हुआ क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते। तो ये बातें, कई चीजें मेरे पास भी थी, आपने भी सुनी। तो सबसे पहले मोदी जी को उस प्रेशर से निकलना था, तो साथ में बीच में किसी को लाना था। तो अब आप समझ लीजिए, ये जो अधिकार शिवराज सिंह चौहान को दिया है उन्होंने,
ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे गहरे नत्थू खैरे को दिया। ये वो आदमी है जिसका स्ट्रेचर वैसा देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं मोदी के ऊपर आकलन करता हूं। उसका कारण है, मोदी जी यदि 3 बार मुख्यमंत्री बने तो ऐसे राज्य में बने जो समृद्ध राज्य था, जो विकसित राज्य था, लेकिन लगातार सत्ता में बना रहना बीमारू राज्य में बहुत मायने रखते हैं। बीमारू राज्य में लगातार आप अपनी पकड़ बना के रखना और संगठन के प्रति इतना समर्पण होना कि जब आपको पता है कि आप मुख्यमंत्री बनाए नहीं जा रहे हैं, जब आपको पता है कि आपके राजनीतिक भविष्य के बारे में कोई किसी को पता नहीं क्या होगा, इसके बावजूद भी 15 दिन में 150 सभा और विधानसभा में क्लीन स्वीप करवाना। विधानसभा में यदि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ है और 29 सीटें यदि मिली है लोकसभा में, तो यकीनन इसका पूरा सेहरा मैं उनके शिवराज सिंह चौहान के पाले में दूंगा। लेकिन शिवराज सिंह एक पॉलिटिशियन भी निकले, अच्छे राजनीतिज्ञ निकले। ये बीजेपी के संघ के शाखा से निकला हुआ स्वयं सेवक जब राजनीति में रंग जाता है तो फिर मैंने उनके 2 रूप देखे, एक संगठन का रूप और दूसरा मोदीमय होना। दिल्ली आने के बाद जो मोदी चालीसा उन्होंने पढ़ी, तब लगा कि ये मोदी के नजदीक जा रहे हैं। मोदी जी को भी दोनों गुजराती कैसा देश चला रहे जो ठपका था, और बार बार ये कहा जाता था, क्योंकि कई बार संघ चालक जी ने भी अपने संबोधन में ये कहा कि सबको लेके चलना चाहिए, सबको साथ में मिलकर निर्णय लेने चाहिए। जो बार बार होता था कि 2 ही आदमी निर्णय ले रहे या 1 ही आदमी निर्णय ले रहा, तो उन्होंने एक ऐसी कमेटी बनाई जिस कमेटी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, एक कैबिनेट में मंत्री है तो वो कैबिनेट में विभिन्न समूह बनते हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी पीएमओ के कुछ अधिकारी है और उसका अध्यक्षता करेंगे शिवराज सिंह। और शिवराज सिंह जी को जो समीक्षा का अधिकार मिला है 2014 से लेके वर्तमान तक जितनी योजनाएं हैं उसका आकलन करना, उसकी कमियां निकालना और जो आने वाली योजनाएं हैं उसका भी। अब ये जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था से सारे देश के मुख्यमंत्री, चाहे एनडीए के मुख्यमंत्री, चाहे अमित शाह जी ने नियुक्त किए हो, चाहे रबर स्टैंप हो, वो सीधा जवाबदेही उनकी होगी शिवराज सिंह चौहान के प्रति। शिवराज सिंह चौहान ने यदि कहा कि इसी मुख्यमंत्री के चलते ये योजना उस प्रदेश में नहीं लागू हो गई, तो उस मुख्यमंत्री पे भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। यहाँ तक छोड़िए, गृह मंत्रालय पे भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उस मीटिंग में गृह सचिव भी आए थे। गृह मंत्रालय के सचिव की भी जवाबदेही होगी और गृह मंत्रालय की भी जवाबदेही होगी कि ये केंद्र की योजना आपके यहाँ फेल की। ये योगी आदित्यनाथ को भी पूछा जाएगा कि आपके यहाँ ये योजना क्यों नहीं फल फूल पा रही है, इस योजना के नतीजे क्यों नहीं। यदि सारी योजनाएं, मैं हमेशा कहता हूं आशीष जी, चाहे यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो, सरकारी योजनाएं यदि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए तो ये देश वाकई सोने की चिड़िया हो जाती। चाहे यूपीए सरकार हो, एनडीए सरकार हो, मेरा वादा है मेरा और दावा है मेरा, ये वादा छोड़िए दावा, मैं गलती से वादा बोल गया क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। इनकी समीक्षा करते करते कई बार रंग में चढ़ जाता है आदमी। मेरा ये पक्का कंफर्मेशन है मेरा कि इस देश में यदि मुस्लिम लीग भी सत्ता में आ जाए तो भी इस देश के आम आदमी के विरुद्ध में कोई निर्णय नहीं होता। निर्णय हमेशा अच्छे के लिए होते हैं, उसका क्रियान्वयन इतना गलत होता है कि खर्चा होता है, लाभ नहीं मिलता, कर्जा बढ़ता है, लोगों की प्रताड़ना बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है और इन सारों का एक क्लस्टर इंपैक्ट ये होता है कि जनता नाखुश होती है। फिर कहती है कि ये सरकार अच्छा काम नहीं करती। सरकार की योजनाएं गलत नहीं होती, योजना का क्रियान्वयन नहीं। और हम पहले दिन से, कितने दिन से, 2014 से मैं लगातार कह रहा हूं, मुझे मोदी जी के नीति और नियत पे खोट नहीं। मुझे जो लगता है क्रियान्वयन, यदि कोई योजना वो क्रियान्वयन करते हैं तो उसका क्रियान्वयन ही फेल होता है। तो कोई भी योजना जब आप लागू करते हैं तो उसका क्रियान्वयन कैसा होगा, ये जब तक इसका ब्लूप्रिंट आपके पास नहीं है तब तक योजना नहीं रहती, वो सिर्फ कागज पर लिखी हुई एक कागज रहता है। मोदी जी की कई योजनाएं क्रियान्वयन के पहले ही अनाउंस कर देते हैं, जैसा नोटबंदी के पहले उन्होंने सोचा ही नहीं कि नोटबंदी की इंपैक्ट क्या होगी। किसी मूर्ख ने नोटबंदी बता दी और दूसरे ने अनाउंस कर दी। उन्होंने सोचा कि भाई इसने बोला होगा तो ये है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा। हमारे पास भी कई लोग आते हैं, अपन घर में देखिए ना,
घर में कोई कहते कि अरे भाई साहब ये ऐसा है, ये फ्रिज ले लोगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, और ये मेरे घर में फ्रिज है। लेकिन फिर भी आप दुकान में जाते हो, 10 लोगों को पूछते हो, मैकेनिक को पूछते हो, और फिर तय करता हो, परिवार तय करता है। किसी के कहने पे भाई उसको सूट होता होगा वो फ्रिज, आपको नहीं सूट होता। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, उसके घर में 20 लोग हैं, आपके घर में 3 लोग हैं। हाँ। तो कई बार आप, और मोदी जी का उल्टा है, 2-4 लोग आके उनको घेर लेते हैं, महिमा मंडन करते हैं, एक योजना पकड़ा देती है, वो योजना इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ऐसी योजना का मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। एक योजना रेलवे मंत्रालय में कोई कागज पकड़ा दिया उनको, और योजना ये थी कि जब ट्रेन ऐसी गुजरती है तो हवा लगती है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो, ट्रेन जाती है तो हवा आती है, वो हवा का दबाव बनता है। तो किसी ने कहा कि साहब पूरे देश के रेलवे ट्रैक पे छोटे छोटे पंखे लगाए जाए नीचे। जब ट्रेन जाएगी तो पंखा घूमेगा तो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी, और इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी विंड मिल जैसी, तो उससे रेलवे चलेगी, तो रेलवे फ्री में चलेगी। उनको लगा कि ठीक है, उन्हें लगा दिया। अरे जिस रेलवे डिपार्टमेंट में बोगी में, बाथरूम में टमरेल तक चेन से बांधना पड़ता है कि चोरी नहीं हो जाए, वहां आपको लगता है पूरे रास्ते के ऊपर पंखे लगे रहेंगे? और ट्रेन कितनी जाएगी, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो एक बार रुक के फिर चलेगा, उसको कंटिन्यू, और उसके पे काम चलने लगा रेलवे बोर्ड पे, क्योंकि पीएमओ से आया कागज। ये तो जब सुरेश प्रभु आया तब उनने जब समीक्षा की पीएम के कौन से प्रोजेक्ट कैसे कैसे चल रहे हैं उनको पता पड़ा पंखे का, तो बोला ये कैसा हो गया यार, ये कहां से होगा? क्योंकि किसी को प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि उल्टा मटका रखने से जो गैस आती है उससे भी गैस जलती है। उनने बेचारों ने आईआईटी के विद्यार्थियों को बता दिया। मेरा दावा है कि कभी उन्होंने जिंदगी में कभी वो उल्टा मटका लेके गैस नहीं बनाई, किसी ने बोला और समझ में आ गए। तो ये जो मतलब ढोर दिमाग के लोग होते हैं, मतलब कई बार लोग कहते हैं ना कि यू आर नोन बाय द पीपल यू कीप विद अस, तुम किस टाइप के लोग आपके पास जमा करते हो। यदि आप अच्छे लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की आप फौज रखोगे साथ में, और अपने आप को ओपन रखोगे सुनने के लिए, ये मानोगे कि मुझे ज्ञान, आज हमको भी, आज लोग कहते हैं कि तुम महाराष्ट्र एक्सपर्ट हो, लेकिन मैं आज भी लोकल अखबार, लोकल जो पत्रकार होता है, मैं उसको ज्यादा तवज्जो देता हूँ। मुझे मालूम है वो फील्ड में घूम रहा है, उसे मालूम है कि एक्चुअली 4 गांव घूम के आया, 4 गांव क्या कह रहे हैं। तो आप उसको पूछो ना। ये आपने सोचा कि नहीं मैं बहुत बड़ा दिल्ली में बैठ के अब हो गया हूं, तो खत्म, हंसने लगेंगे लोग। तो आपको हमेशा अपने आप को ओपन रखना चाहिए, ओपन टू सजेशन, ओपन टू नॉलेज, ओपन टू इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं, सजेशन को ओपन रख दिया, किसी ने बोल दिया पंखे लगाओ जी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो कर दिया इन्होंने। तो ऐसी जो योजनाएं हैं, तो इसके लिए मोदी जी के पास सब यस मैन थे कि बस साहब आपने कह दिया कि क्या कह दिया साहब, क्या कह दिया साहब, आपने क्या बोल दिया, महिमा मंडन। तो अब क्या हो गया कि जब ये कमेटी का ये होगा, तो मुझे लगता है कि कम से कम उसका विश्लेषण ठीक होगा, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना जानते हैं, योजनाएं किसी फेल हो गई, क्या हो गई, और ये सिंसियरली करेंगे। दूसरी बात, उनको पता है कि उनका कद बड़ा है। वर्चुअली इस कमेटी से अब लोग, अतिशयोक्ति होगी, कोई दर्शक कहेंगे कि यार तुम तिल का ताड़ बना रहे हो। उस कमेटी के अपॉइंटमेंट से तो मैं उनको नंबर 2 पोजीशन पे देख रहा हूँ वर्तमान। हाँ। यदि इस देश का गृह मंत्री और वित्त मंत्री और इस देश का डिफेंस मिनिस्टर भी उनके अंडर आ रहा है स्क्रूटिनी में, तो फिर वो जवाबदेही यदि बनती है तो जवाब लेंगे ये। और उससे एक हो गया कि जो लेबल लग रहा था, देखिए संघ का प्रेशर तो लगातार था, संघ का प्रेशर लगातार था, अध्यक्ष कौन आ रहा था ये, और संघ का प्रॉब्लम क्या था, आप सबको लेके नहीं चलते, आप सिर्फ दोनों गुजराती तय करोगे कि देश कैसा चलेगा या पार्टी कैसी चलेगी। तो पहली स्टेप अपने तरफ से इन्होंने ली कि भाई एक ऐसा जो आदमी संघ, हालांकि संघ की नजर से ये थोड़े से डाउन हो गए थे जब इन्होंने मोदी चालीसा पढ़ना शुरू की, लेकिन मोदी जी ने ये बता दिया कि नॉन गुजराती भी आदमी एक अब सबकी समीक्षा करेगा, और उसमें यदि उन्होंने जो है वो बता दिया तो होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक और बताता हूँ आपको, बुधनी करके जगह है जहां से बाई इलेक्शन है, क्योंकि वहां से विधायक बने थे शिवराज जी, अब फिर सांसद बने, तो विधायकी की जगह खाली हो गई। वो चाहते थे उनके बेटे को टिकट मिले, उनके बेटे ने बहुत मदद की, लेकिन उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, उन्हीं के एक समर्थक को टिकट दिया गया, लेकिन
दूसरा एक था, उसको टिकट दिया, बेटे को टिकट नहीं दिया। तो हम्म। ये भी बता दिया। और उनका बेटे का टिकट कटने का भी मुख्य जो है, वो मुझे लगता है कि अमित शाह ही उसका कारण है। अमित शाह चाहते तो बेटे दे सकते थे। तो अमित शाह ने बेटी का टिकट काटा, बेटी की शादी हो रही है, न्योता देने गए, तो रिटर्न गिफ्ट में उन्हें एक कमेटी का चेयरमैन बनाया। 18 तारीख को मीटिंग हुई और ये मीटिंग धीरे-धीरे ये बता दी गई। दूसरी बात, बाकी मंत्रियों को भी बोलने के लिए जगह होगी। देखिए, मोदी जी किसी की सुनते नहीं, ये हमेशा मोदी जी का आरोप है। अमित शाह किसी को सुनते नहीं, ये बस दोनों अपने मन की करते, क्योंकि ये किसी को और समझदार मानते नहीं। लेकिन शिवराज थोड़ा-सा ओपन है। शिवराज जी को कल आईबी मिनिस्ट्री भी जाके बोल सकता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी जाके बोल सकता है कि साहब, आप पूछ रहे हो ये योजना क्यों नहीं लागू हो गई, लेकिन ये योजना में फॉल्ट कितने आपने देखा क्या? ये योजना लागू ही नहीं हो सकती, योजना ही गलत है। योजना गलत है ये बोलने का साहस शिवराज के पास लोग कर देंगे। योजना गलत है ये बोलने का साहस प्रधानमंत्री के सामने नहीं। तो योजनाओं में क्रियान्वयन होगा, योजनाओं में रेक्टिफिकेशन होगा, करेक्शन होगा, ठीक है? लेकिन इससे संघ खुश होगा ये नहीं मानता। संघ के लिए उन्होंने जो आरोप थे, एक आरोपों का निराकरण किया कि सिर्फ 2 गुजराती नहीं, एक मध्य प्रदेश का मालवी भी, मध्य प्रदेश का एक आदमी भी इसमें प्रोसेस में अब इन्वॉल्व हुआ है। आशा है कि धीरे-धीरे और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। बहुत काबिल लोग हैं मंत्रिमंडल में, जिनका उपयोग होना चाहिए। उनका होता नहीं है। गिने-चुने अधिकारियों का उन पर आरोप ये था, रिटायर्ड अधिकारियों को ला-ला के आपने मंत्रिमंडल में ठूस दिया है, जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ना जनता से जवाबदेही है। लेकिन जनता से जवाबदेही देने वाला आदमी जब तक नहीं रहेगा आपके पास, तो एक एंट्री हो गई। दूसरी बात, कहीं न कहीं अमित शाह को भी मैसेज है कि आप जो दबाव की राजनीति कर सकते हैं, तो यदि राजा को चेक बैठ गया वजीर से, तो बीच में उन्होंने हाथी लाके खड़ा कर दिया। लेकिन इस हाथी राजा वजीर में 2-3 चीजें और समझनी। एक तो शिवराज सिंह चौहान, राजनैतिक अगर कलाकारी कही जाए तो इनके भीतर भी कम नहीं है। राजनीतिक कलाकारी का एक ताजा नमूना मैं आपको बता दूं। झारखंड के प्रभारी हैं और झारखंड में एक नेता हैं बड़े पुराने, रविंद्र राय। मतलब झारखंड बीजेपी को जो लोग जानते हैं सभी जानते हैं, रविंद्र राय झारखंड भाजपा के अध्यक्ष रहे हुए हैं, बहुत पुराने नेता हैं। बाबूलाल मरांडी को चुनाव में हराया था रविंद्र राय ने, जो झारखंड में अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री, इनको हराया था जब ये भाजपा से बाहर चले गए थे। बाबूलाल मरांडी वो गिरिडीह से टिकट चाह रहे थे, सूची में उनका नाम गायब है, रविंद्र राय का। इतने पुराने नेता का, प्रदेश अध्यक्ष का, बड़े जो है बाबूलाल मरांडी को हराने वाले नेता का, वो नाराजगी उनकी पता चली शिवराज सिंह चौहान को। तो बात दोनों में जो हुई, वो बात जो बाहर आई है छन के, शिवराज सिंह चौहान झारखंड के भाजपा प्रभारी, उन्होंने कहा रविंद्र राय को, पुराने नेता है दोनों एक दूसरे को जानते भी, कहे वो राय साहब मुझे पता ही नहीं था कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो। अगर मुझे पता होता, मुझे अंधेरे में रखा है यहाँ पे सब लोगों ने, मुझे पता होता तो ऐसा कैसे होता कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो और नाम नहीं होता। अब बताइए, इसमें प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर प्रभारी किस काम के जब तुम अंधेरे में हो और तुमको झारखंड के भाजपा अंधेरे में रख रहे हैं। दूसरी बात, रविंद्र राय का नाम ही नहीं गया था, 3 नाम जिसपे विचार होने थे, और ये रविंद्र राय को टोपी पहना रहे थे पुराने नेता को। तो ये कलाकारी। एक बात और जो सवाल जो खड़े हो रहा है, आपने एक बात कही कि मोदी जी की नीयत और नीति पर तो नहीं डाउट है, क्रियान्वयन में गड़बड़ी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सवाल करूंगा इसलिए क्योंकि मुझे मोदी जी की नीयत पर हमेशा डाउट होता है। इसलिए डाउट होता है, वो चाहे संगठन हो चाहे सरकार। संगठन मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। नहीं, आपके सवाल के पहले मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मोदी जी की नीति और नीयत, ये मैंने योजनाओं को लेके बोली, योजनाओं के लेके बोली। जहां तक एजेंसियों का उपयोग करते हैं, जहां तक विपक्ष की सरकारें तोड़ते हैं, जहां तक ब्लैकमेलिंग होता है, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हैं, जहां तक झूठ परोसा जाता है, उस मामले में तो मैं उनको क्लीन चिट नहीं देता। लेकिन यदि उन्होंने जल नल योजना घोषित कर दी, हर घर में जल की बात कर दी, तो उनकी नियत साफ होगी कि हर घर में जल जाना चाहिए। ये नियत होगी उनकी, उस नियत को मैं गलत नहीं मानता। लेकिन जब क्रियान्वयन होता है तो फिर उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको भ्रष्टाचार और ये सब परोसा जाता है।
अब मैं आपको बताऊं, इसीलिए तो मैंने क्या कहा आपको कि उसकी नीति और नियत पे मुझे तब शक नहीं होता कि जब वो कोई योजना लागू करते हैं। ठीक है, योजना लागू करते आप किसी को, भाई देखिए, उस आदमी ने जीवन में कभी हल नहीं पकड़ा, वो खेती में कभी गए भी होंगे कि नहीं पता नहीं मुझे, कोई फोटो वोटो खींचने के लिए गए होंगे तो गए होंगे, है ना, कौन सा चीज कैसी उगती है ये भी पता नहीं हो। अब उनको किसी ने बोल दिया कि साहब हमने इनकम डबल कर दिया किसानों का, उन्हें तालियां बजाई। उनके पास दूसरा एक यंत्र ही नहीं है। उनको लगा, किसी ने बोल दिया कि 6,000 रुपए किसान को दोगे तो भाई साहब किसान जीवन भर आपका जिंदाबाद करता रहेगा। उनको किसी ने बोला ही नहीं कि 6 किलो अनाज 5 किलो अनाज आप देने की आदत मत डालिए। एक बार आदत हो गई लोगों की, वो उनका अधिकार हो जाएगा, फिर वो लाभार्थी नहीं रहता आपका, वो डिमांडिंग फैक्टर हो जाता है कि 6 किलो तू नहीं देगा तेरा बाप देगा, मेरे को तो चाहिए चाहिए किसी भी हालत में। मतलब मैंने ये बाप देगा मतलब मैं प्रधानमंत्री का बाप नहीं निकाल रहा हूं, अन्यथा ना ले, मैंने एक बताया, लोग जो बोलते हैं ना कि तू नहीं देगा तो तेरा बाप देगा, इस टाइप के, तो लोग अपना अधिकार समझ लेते हैं उसको, क्योंकि कोई चीज आपको लगातार मिले तो वो अधिकार हो जाता है आपका, फिर वो लाभार्थी नहीं होता। तो ये किसी ने उनको समझा ही नहीं। और वो, मैं बार बार कहता हूं, वो बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे हिप्नोटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज के मामले में मेरा बिल्कुल उनके प्रति ये होगा कि ना पढ़े लिखे हैं वो, ना पढ़ते हैं, ना पढ़े लिखों को साथ में रखते हैं, ना किसी चीज को समझने की व्यवस्था करते हैं। उनका नॉलेज का मैं आपको बताता हूँ, वो एक उसमें चले गए फंक्शन में सोलापुर, तो सोलापुर में उन्होंने पूछा होगा कि यहाँ क्या काम क्या होता है सोलापुर, तो उन्होंने कहा होगा कि यहाँ टेक्सटाइल का बड़ा काम है, तो उन्होंने अपने भाषण में पिरो दिया कि सोलापुर से जो जैकेट बन के आते हैं मेरे लिए, जो सोलापुर के लोगों ने मुझे जैकेट दिया था, वो सोलापुर के जैकेट की गर्माहट आज भी मेरे दिल में। अब उसके बाद सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, पत्रकार मुझे पूछ रहे हैं, बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि सोलापुर में जैकेट कहाँ बनती है। मैंने बोला जितना मेरा नॉलेज है सोलापुर में तो जैकेट नाम की कोई चीज नहीं, सोलापुरी जैकेट तो कोई होता नहीं। तो बोले सोलापुर टेक्सटाइल में, हाँ बिल्कुल है, सोलापुर टेक्सटाइल हब है, लेकिन सोलापुर में चादरें बनती है। सोलापुरी चादर बड़ी मोटी और टफ होती है, वो ओढ़ने की भी काम आती है। तो सोलापुरी चादरें ये एक फेमस चादर बनाने की जगह है, लेकिन किसी ने टेक्सटाइल बोल दिया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि टेक्सटाइल में चादर भी हो सकती है, ग्रे कपड़ा भी हो सकता है, साड़ियां भी हो सकती है, सूट भी हो सकते हैं, या कुछ प्रिंटिंग वर्क हो सकता है, या ऑर्गेनिक प्रिंटिंग वर्क होता है, छापे का काम हो सकता है, सिल्क हो सकता है। उन्होंने टेक्सटाइल बोलते सी जैकेट पहन ली सोलापुर की तो ये उनका आईक्यू लेवल है। मुझे मतलब मेरे प्रधानमंत्री है, मुझे देखिए मेरे प्रधानमंत्री की समीक्षा करने का मुझे अधिकार है, मैं किसी बीबीसी चैनल पे नहीं बोल रहा हूँ, अपने घर पे बैठे बोल रहा हूँ। तो मेरे प्रधानमंत्री गलत बोलते तो बोलते हैं, उनको किसी ने 4 संतों के नाम बता दिए। अब उन्होंने उन 4 संतों को बोला कि ये 4 संत इकट्ठा चर्चा करते थे, अरे उनको ये मालूम नहीं अलग अलग सदी के संत है ये नहीं, लेकिन सवाल कभी पढ़ा ही नहीं है। जो सवाल मेरा मूल सवाल था वो अभी भी है। दरअसल यहाँ पर तो हम आ गए सोलापुरी जैकेट पे, दरअसल कोल्हापुरी चप्पल, सोलापुरी जैकेट, जैसे कोल्हापुरी चप्पल था वैसे सोलापुरी जैकेट हो गई। किसी ने बोल दिया यार लेदर का बड़ा अच्छा काम होता है कोल्हापुर में, तो वो कहेंगे कि कोल्हापुर का जूता आज भी फेमस है। अरे कोल्हापुर में कभी जूता बना ही नहीं भैया। कोई नहीं, सोलापुर नहीं कोल्हापुर, उतना मोदी जी के लिए उतना चलता है, थोड़ा बहुत उतना मोदी जी को उतनी छूट देनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री के ही रूप में से छूट देनी पड़ेगी। लेकिन फिर वो नियत वाली बात, मेरा नियत पे ही सवाल है, इसलिए बार बार मैं नियत पे आ जा रहा हूँ। मुझे, मेरा निजी तौर पर मुझे बहुत उनकी नियत पे डाउट होता है, वो नाराज ना हो लेकिन बहुत डाउट होता है, क्योंकि वो, मुझे लगता है जब नीति भी लाते हैं तो उनकी नियत आम जनता नहीं होती है, उनकी नियत कुछ खास लोग होते हैं, वो नीतियां बनाते हैं तो उनकी नियत जो है, नियत तो ये तय करता है कि किसके लिए बना रहे हो, वो पब्लिक के लिए नहीं बनाते। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ। देखिए उनकी जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट। नहीं 10 सेकंड इसमें जोड़ दूं, जो सवाल था मेन, इसीलिए मैं बार बार नियत पे आके अटक रहा हूँ।
मुझे शिवराज सिंह चौहान को जो नंबर 2 हम लोग कह रहे हैं, इतना बड़ा ताकत मिला है, इसके पीछे भी मुझे उनकी नीयत में ही डाउट लग रही है, इसलिए हम नहीं नहीं, बार-बार नीयत देखिए मैंने कि क्या ये कहा क्या आपस में ओपनिंग में, एक नहीं नहीं आशीष, हाँ, शिवराज सिंह को लाना ये कोई हाँ, नीतिगत फैसला नहीं है। हाँ, ना ना, नियत का, मैंने सिर्फ योजनाओं की बात की। कुछ हाँ, योजना है कि जो वाकई अच्छी है और यदि वो हाँ, जनता तक पहुंचे तो वाकई अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं हुँ, पहुंच रही है। हुँ, क्योंकि जैसी आप योजना तैयार करते हो, उस योजना के लिए आपके उद्योगपति मित्र बीच में कूद जाते हैं हुँ, और आप उनको कूदने देते हो। जैसी कोई योजना हो जाती है, सारे गुजराती ठेकेदार उसमें पहुंच जाते हैं, तो आप उसमें करना पड़ता है। अभी आप जैसे आपने कहा कि भाई नियत, हुँ, उनकी तो नियत मैंने तो पहले ही कहा आपको, शिवराज हुँ, सिंह हुँ, को लाना मतलब अपने आप को बचाने की एक कवायद है। जो आप हाँ, पे आरोप है कि दो गुजराती मिलकर चला रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि मैं अकेला नहीं चला रहा हूं भाई साहब, अब इसमें बाकी सहयोगी भी साथ दे रहे हैं, जैसे हुँ, शिवराज जी। अब शिवराज जी पूरे देश की समीक्षा करेंगे, ये हुँ, उन्होंने एक मैसेज वहां दिया। दूसरा हुँ, मैसेज उन्होंने अमित शाह को भी दिया कि भाई तुम्हारी भी हुँ, समीक्षा करने के लिए मैं आदमी ला सकता हूँ। हुँ, हुँ, बहुत हो गया हुँ, अब, इससे ज्यादा मैं हुँ, अब ज्यादा वजन नहीं खींचूंगा। हुँ, लेकिन अब देखना है कि इधर से एक चाल चली गई, एक राजा को वजीर ने शह दिया। हुँ, मैं आपको चेस बोर्ड पे लेके जा रहा हुँ, हुँ, हूं। राजा ने हाथी को बीच में लाया। हुँ, अब देखना यह है कि इस हाथी को हुँ, देख के वजीर एक कदम पीछे जाता है हुँ, कि इस हाथी को ऊंट या घोड़े से मार के फिर चेक हुँ, बरकरार रखता है। हुँ, यह समय हुँ, बताएगा, क्योंकि हाँ, खिलाड़ी हाँ, वो भी है बड़ा, हाँ, जो मैंने उसको चाणक्य नहीं कहता कभी मैं, खिलाड़ी है हुँ, वो राजनीति का। हुँ, तो हुँ, ये अभी बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का एक नतीजा है। हुँ, लेकिन फिलहाल कम से कम यदि सही समीक्षा की शिवराज जी ने हुँ, 2014 के आज की योजनाओं की, तो फिर मोदी जी, यदि सही में मोदी जी के पास थोड़ी नैतिकता होगी, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं नैतिकता, और मैं डिरोगेटिव नहीं कह रहा हूं, मैं मोदी जी हुँ, को अनैतिक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरा आदर है उनके पास। लेकिन मुझे गारंटी है, जब 2014 से लेके आज तक की योजनाओं की समीक्षा होगी, तो रिजल्ट ये आएगा कि आपकी एक भी योजना काम नहीं कर रही थी। आपकी योजनाओं ने देश का भट्टा बटा दिया है। आपकी योजनाओं में महंगाई बढ़ा दी है। आपकी योजनाएं रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसका क्रियान्वयन जीरो है, सिर्फ कागज पे है। जिस दिन हुँ, प्रधानमंत्री को यह समझ में आएगा और यदि सही सही आकलन होके सही रिपोर्ट उनके पास जाएगी, तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति हो, 10 साल तक हमने इस देश की क्या 12 बजा दी है, ये सोच के इस्तीफा दे देगा कि नहीं मैं इस लायक कोई नहीं भैया, मैंने 10 साल क्या किया, मैंने वाकई हुँ, गलत किया। यहाँ हुँ, नियत और नियति टेस्ट होगी एक बार फिर, हुँ, कि वाकई आपने नियत से, अच्छी नियत से योजना शुरू की थी और आप फेल हो गए, और आप 10 साल बाद आपको पता पड़ता है कि 10 साल तक आपने इस देश पे 205 लाख करोड़ का 205 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया, जो 54 लाख से 150 लाख करोड़ कर्जा कर दिया, तो देश की स्थिति वैसी की वैसी ही है। आज आपको लगता है 6,000 रुपए दिए आपने, 6,000 रुपए देके आप क्या कर रहे हो? आज आप जाके देखिए आशीष जी, तेल कहाँ चला गया, आप दालें कहाँ चली गई, टमाटर, सब्जियां, चलो सब्जियों की बात छोड़ो, लेकिन दाल, चावल, गेहूं, ये जो आउट ऑफ रीच हो रहे हैं। दिवाली कैसी मनाएंगे? दिवाला निकल रहा है लोगों का, दिवाली मनाने की टाइम आ रहा है। जहाँ 4 मिठाइयाँ बनती थी, 1 मिठाई पे है। जहाँ बच्चों को कपड़े दिए जाते हैं, मुझे लगता है शर्ट पे ही इस बार पैंट पुरानी पहन, बेटा नया शर्ट ले लेंगे। हुँ, पटाखे दिल्ली में बैन हो गए, बाकी माँ-बाप सोच रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में बैन हो जाए, देश में तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम एक खर्चा बच जाएगा। बच्चों को बोल हुँ, पाएँगे बेटा दिल्ली में पटाखे फोड़ेंगे तो जेल होगी, इसलिए नहीं ला रहे तुम्हारी। दिए का तेल महँगा हो गया, दिए में तेल डालने की स्थिति नहीं। ये वास्तविकता है, आप घर करीब घर जाके देखिए, किसान मर रहा है। 500 रुपए, 5,000 रुपए क्विंटल का भाव खुला है कपास का, जिसकी लागत 8,000 रुपए। सोयाबीन की लागत 7-8 हज़ार रुपए है, रेट 4 साढ़े 4 साढ़े 4 हज़ार रुपए क्विंटल। कहाँ जाएगा किसान? कहाँ करेगा? किसको बोलेंगे मुझे बताइए तो सही? आज हम तो कम से कम लोगों की वेदनाओं को शब्द देके एक अपने आप को
अपना जो अंदर का जितना गुब्बार है उसको रिलीज करते हैं, वो क्या करेगा कि हमारी बातें सुन के रिलीज होगा? वो भी कहता है कि यार बाबा ये दोनों लोग कब से कह रहे हैं, पिछले 3 साल से यही बात कर कि महंगाई है, लेकिन हो तो नहीं, इनके दोनों से भी कुछ नहीं हो रहा है। लोग अब नाउम्मीद के स्थिति में पहुंच गए, बिल्कुल पूरा समाज एक डिप्रेशन के लेवल में है। जय श्री राम बोल के पेट नहीं भरता ना सर, और भगवा झंडा लेकिन घर के ऊपर बढ़ाने से आपके घर में पेट्रोल डीजल नहीं आता, पेट्रोल के लाइन वो में लग के ऐसे ही ही, पेट्रोल लेना पड़ता है। ये तो फॉर्मूला ये जब भगवा झंडा और इस सब की नौबत ही तब आती है जब समाज निराशा के गर्त में हो। और चलते चलते एक बात बड़ा साफ हो गया है कि बेसिकली ये दिवाली की चर्चा की भाव ने दिवाली पर फुलझड़ी छोड़ी है मोदी जी ने। अब अमित शाह कौन सा बम उसके जवाब में छोड़ते हैं। चेस बोर्ड की भाषा में, आज चेस बोर्ड पे हम भाव लेके गए थे, चेस बोर्ड की भाषा में समझें तो वजीर और राजा के बीच में हाथी आया है। चेस खेलते समय जब हम लोग भी खेलते थे, विश्वनाथन आनंद नहीं थे, लेकिन क्या होता था, कई बार कहते थे कि चलो हारे चाहे जीते सब एक दूसरे का सब निपटा दो, प्यादा मतलब चेस बोर्ड पे सब एक दूसरे का काट दो। तो कहीं ऐसी नौबत ना आए कि सारे हाथी प्यादा सबको उड़ा करके चेस बोर्ड पर सिर्फ वजीर और राजा नजर आए। और जब भी चेस बोर्ड पर वजीर और राजा सिर्फ बचते हैं तो राजा को कोई बचा नहीं सकता, फिर राजा को कोई नहीं बचा। आशीष जी वैसे भी बीजेपी के चेस बोर्ड पे अब कुछ ऊंट और घोड़े ही बचे हैं, एक आध हाथी बचा है, प्यादे तो कब के निपट गए सर। और ये निपटे तो वही बात है चेस में कि राजा और अगर वजीर बचे तो ये वजीर वैसे ही खतरनाक वजीर है। आपने कई कहानियां सुनाई है कि वजीर हार नहीं मानेगा, मोदी जी से बराबरी का मुकाबला करेगा। तो वजीर और राजा बचे तो राजा का जाना तय है, और राजा गया तो चेस का खेल खत्म हो गया। और चेस का खेल खत्म हुआ तो क्या होगा, ये जरूर ध्यान से सुनिएगा। चेस का खेल जब खत्म होता है तो प्यादा और राजा सब एक ही डब्बे में डाल करके बंद कर दिए जाते। तो ये बस ध्यान रखिएगा, ये दांव पेच जो चल रहा है, ये चेस का खेल जब खत्म होगा तो प्यादा, ऊंट, घोड़ा, वजीर, राजा सब एक डब्बे में बंद कर दिए जाएंगे मोहरे, और डब्बा बंद करके फिर से चेस बोर्ड किनारे रख दिया जाएगा। फिर कब खुलेगा चेस बोर्ड और कब होगी शतरंज की बिसात बिछेगी, पता नहीं, ऊपर वाला जाने। खैर, इजाजत दीजिए, इस चेस बोर्ड पर नजर बनाए रखिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे बाहू के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। प्रणाम।